सोचो एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन सब मिक्स होने लगता है। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम चैप्टर 5 यानी ऑर्गेनाइजिंग का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में, ताकि एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो ये है हमारा आज का रिवीजन प्लान। हम मीनिंग और प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, फिर इंपॉर्टेंस, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और एंड में एक क्विक रीकैप के साथ एग्जाम टिप्स डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और पीवाईक्यूज चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर की नींव से, यानी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है। याद रखना, प्लानिंग के बाद मैनेजमेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ऑर्गेनाइजिंग है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, सारे रिसोर्सेज जैसे पैसा, मटेरियल, मशीन्स, इनको असेंबल यानी इकट्ठा करते हैं और इन दोनों को इंटीग्रेट यानी जोड़ते हैं ताकि कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। बेसिकली कौन क्या काम करेगा, कहाँ से करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब डिसाइड करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। स्कूल फैटे का एग्जाम्पल ले लो, अलग अलग कमिटीज बनती है ना, फूड, डेकोरेशन, टिकटिंग, ये सब ऑर्गेनाइजिंग का ही एक पार्ट है। अब आते हैं इसके प्रोसेस पर, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से समझो। स्टेप 1 है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी पहले पूरे काम को आइडेंटिफाई करो और उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क्स में बांट दो। स्टेप 2 है डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें सिमिलर नेचर के टास्क्स को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, जैसे सारे मार्केटिंग रिलेटेड काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। स्टेप 3 है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जिसमें हर एम्प्लॉय को उसकी स्किल के हिसाब से काम असाइन किया जाता है। और फाइनल स्टेप 4 है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबॉर्डिनेट, एक पूरा हायरार्की बन जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्रोसेस तो समझ लिया, पर आखिर ये करना इतना जरूरी क्यों है? चलो इसे भी देखते हैं। देखो, सारे पॉइंट्स लॉजिकली कनेक्टेड हैं। सोचो, जब काम अच्छे से डिवाइड होता है तो क्या होता है? लोग एक ही काम बार बार करके एक्सपर्ट बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर जब सबको पता है कि कौन किसका बॉस है, तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स आती है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। इससे रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है। और इन सबका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? ऑफ कोर्स, कंपनी आसानी से एक्सपैंड और ग्रो कर पाती है। तो अब जब हमें ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस समझ आ गई है, लेट्स सी कि इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के दो मेन ब्लूप्रिंट्स के बारे में, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। हर कंपनी इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है। फेमस मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और गलत स्ट्रक्चर बिजनेस की परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकता है या उसे बर्बाद भी कर सकता है। इससे साफ पता चलता है कि सही स्ट्रक्चर चुनना कितना क्रिटिकल है। पहले समझते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें जैसा नाम से ही क्लियर है, फंक्शन के बेसिस पर ग्रुपिंग होती है। सिमिलर नेचर की सारे जॉब्स को एक डिपार्टमेंट के अंडर डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के सारे फाइनेंस वाले काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में होंगे और सारे सेल्स वाले काम सेल्स डिपार्टमेंट में। और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये उन बड़ी कंपनीज के लिए सूटेबल है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं। इसमें प्रोडक्ट के बेसिस पर ग्रुपिंग होती है। मान लो एक कंपनी कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स और फुटवेयर तीनों बनाती है, तो वो इन तीनों के लिए अलग अलग डिविजन्स बना देगी। हर डिवीजन के अंदर फिर अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस पे बेस्ड है, जबकि डिविजनल प्रोडक्ट लाइंस पे। फंक्शनल में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलती है, डिविजनल में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। एक क्रूशल पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर में किसी एक प्रोडक्ट के प्रॉफिट या लॉस के लिए किसी एक डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है, लेकिन डिविजनल में हर डिवीजन हेड अपने प्रोडक्ट के लिए सीधा रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉस्ट के मामले में फंक्शनल इकोनॉमिकल है, क्योंकि रिसोर्सेज डुप्लीकेट नहीं होते, जबकि डिविजनल कॉस्टली हो सकता है। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। चलो अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन पर,
फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक वो स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट बनाता है और दूसरा वो जो एम्प्लॉयज आपस में सोशलाइज करके बना लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है जो टॉप मैनेजमेंट डेलिबरेटली डिजाइन करता है। इसमें सब कुछ वेल डिफाइंड होता है, किसका क्या रोल है, अथॉरिटी किसके पास है, कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करेगा, ये पूरी तरह से रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर चलता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ये मैनेजमेंट नहीं बनाता, ये एम्प्लॉयज़ के बीच सोशल इंटरैक्शन से अपने आप स्पॉन्टेनियसली बन जाता है। जैसे लंच ब्रेक में सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। इसका कोई ऑफिशियल स्ट्रक्चर या रूल्स नहीं होते, ये पर्सनल फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होता है। इनके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्लान करके बनाया जाता है, जबकि इनफॉर्मल अपने आप बन जाता है। फॉर्मल में अथॉरिटी पोजीशन से मिलती है, जैसे मैनेजर। इनफॉर्मल में पर्सनल क्वालिटीज से। कम्युनिकेशन का फ्लो भी अलग है। फॉर्मल में ऑफिशियल स्केलर चेन फॉलो होता है, लेकिन इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, जिसे हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं, यानी र्यूमर्स और गपशप। हमारा फाइनल कोर टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स काम को शेयर करने और टीम को एम्पावर करने से जुड़े हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसे बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। तो डेलीगेशन का सिंपल सा मतलब है जब एक सुपीरियर अपनी कुछ अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी मैनेजर सारा काम अकेले नहीं कर सकता। डेलीगेशन एक प्रोसेस है जिसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, रीच बढ़ जाती है। पहला एलिमेंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजंस। जब एक मैनेजर काम डेलीगेट करता है तो उस काम को पूरा करने के लिए जरूरी अथॉरिटी भी ट्रांसफर करता है। दूसरा एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबऑर्डिनेट की ऑब्लिगेशन है, यानी उसकी जिम्मेदारी है कि जो काम उसे असाइन किया गया है वो उसे ठीक से पूरा करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है, यानी सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम। मतलब काम के फाइनल रिजल्ट के लिए जवाब कौन देगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेलीगेट हो सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं हो सकती। फाइनल जवाबदेही हमेशा मैनेजर की ही रहती है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्लियर करते हैं। डेलीगेशन 2 लोगों के बीच का प्रोसेस है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। ये एक जरूरी प्रोसेस है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है जो टॉप मैनेजमेंट लेती है। इसमें अथॉरिटी को सिस्टमैटिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लोएस्ट लेवल तक डेलीगेट किया जाता है। सिंपल भाषा में डेलीगेशन जरूरी है, इसका स्कोप नैरो है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, इसका स्कोप वाइड है। ओके, तो हमने चैप्टर के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं और कुछ एग्जाम टिप्स देखते हैं ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में कंफ्यूज मत होना। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के मीनिंग क्लियर रखना। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को एक ही चीज मत समझना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मत भूलना कि अकाउंटेबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं हो सकती। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको अपने आंसर्स में जरूर यूज करना। इनसे आपका आंसर ज्यादा प्रोफेशनल लगता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्केलर चेन और अकाउंटेबिलिटी। इन्हें हाईलाइट करना मत भूलना। और जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपको इस चैप्टर के और बाकी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। सोचो, अगर आपकी एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों बनाती है, तो आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज करोगे, फंक्शनल या डिविजनल, और क्यों? अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर आपको और चैप्टर्स इसी तरह रिवाइज करने हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं